प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम नीति निर्देशक तत्वों को लेंगे। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक हैं। आधुनिक समय लोक कल्याणकारी राज्य का समय माना जाता है। यद्यपि हम जैसा कि पिछले वर्ष राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमने पढ़ा कि पुराने समय में पुलिस राज्य, लेजिस्लेचर स्टेट, हस्तक्षेपवादी राज्य होते, लेकिन वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी होते हैं। जहां पुराने समय के राज्य कम काम करते थे, आधुनिक समय के राज्य लोक कल्याण के उद्देश्य से बहुत सारे कार्य करते हैं। पुराने समय में राज्य केवल अनिवार्य कार्य शांति, सुरक्षा, रक्षा का कार्य करता था, लेकिन आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य जनता की भलाई के लिए बहुत सारे ऐच्छिक कार्य करता है, जिसमें आर्थिक जीवन की भूमिका, अनेक प्रकार के पुनर्निर्माण, समाज सुधार और विकासात्मक कार्यों का संपादन लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप इस लोक कल्याण की भावना को संविधान में स्थान दिया गया। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से भी ली गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों के पालन का दायित्व किन का होगा, तो राज्य का होगा, राज्य की संस्थाओं का, राज्य की सहायक संस्थाओं का दायित्व होगा। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के पाठ में प्रथम अनुच्छेद 12 है, जो स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों के पालन का दायित्व राज्य का होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 36 भी स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों के पालन का दायित्व राज्य का होगा। जो राजकीय सेवा में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय संविधान को भली भांति जाने और वे मूल अधिकारों से परिचित हों, वे उनका व्यवहार मौलिक अधिकारों के अनुकूल हो और नीति निर्देशक तत्वों को भी समझे, उनके अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करे, उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करे। तो ये मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के प्रथम अनुच्छेद में समानताएं हैं और राज्य की सभी संस्थाओं का दायित्व है कि वे इनका पालन करें अपने आचरण में, अपने कार्य व्यवहार में। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं, वे स्वैच्छिक हैं। उनका पालन करना न करना राज्य की इच्छा पर है। कोई भी नागरिक अदालत के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों की मांग नहीं कर सकता, बाध्यकारी रूप से लागू करने की मांग नहीं कर सकता। यद्यपि आधुनिक जो प्रगतिशील परिवर्तनकारी दौर है, उसमें भी न्यायपालिका ने अपने फैसलों में
नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया है, लेकिन बाध्यकारी रूप से मांग नहीं की जा सकती। तो इसके पश्चात अनुच्छेद 38 से नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आरंभ होता है। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि जनता की कल्याण हेतु राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करेगा जिससे लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक नागरिक, महिला व पुरुष के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। इसी के दूसरे भाग में कहा गया है भौतिक संपत्ति का नियंत्रण राज्य इस प्रकार करेगा कि सभी की अधिकतम भलाई हो। इसके तीसरे भाग में ग भाग में कहा गया है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे जनसाधारण का अहित न हो। चौथे भाग में ध भाग में कहा गया है पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। आगामी ड भाग में कहा गया है कि श्रमिकों के कार्यस्थल पर उचित वातावरण की व्यवस्था हो जो उनके स्वास्थ्य आदि को लंबे समय तक कार्य करने पर प्रभावित न करे। भाग 6 में कहा गया है कि बालकों और किशोरों के शोषण के विरुद्ध राज्य कदम उठाएगा, कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 39 था। इसी के साथ 42वें संविधान संशोधन में इसमें और जोड़ा गया और इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता करेगा। आधुनिक समय में आप देख सकते हैं कि लीगल क्लिनिक, विधिक सहायता केंद्र संचालित किए जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमताओं के कारण अदालत में पेश नहीं हो सकता तो उसे विधिक सहायता के अंतर्गत निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाएगा और वकील का जो भी पारिश्रमिक होगा वो सरकार वहन करेगी। यह व्यवस्था आधुनिक समय में बहुत प्रभावी और अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। आप भी प्रेरित इससे जुड़ें और जहां कहीं भी निराशात्मक दृष्टिकोण हो उसका खंडन करें। आमतौर पर यह समस्या पाई जाती है कि आम व्यक्ति अदालत में नहीं जाना चाहता। उनको लगता है कि अत्यधिक समय लगता है, पैसा लगता है, लेकिन विधिक सहायता प्रावधान के अंतर्गत ये निःशुल्क व्यवस्था है। जो आर्थिक क्षमताएं नहीं रखते उनके द्वारा, सरकार के द्वारा यह व्यवस्था है। एक चीज। दूसरा, विधिक सहायता का, विधिक कानूनों की स्थिति का प्रचार के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। गांव में, मोहल्लों में और कॉलेज में भी ये कार्य संचालित होते हैं। नए कानूनों की जानकारी और नए कानूनों से परिचय का प्रयास किया जाता है। कानून का पालन सूचनाओं से जुड़ा है। यदि लोगों को सही सूचनाएं प्राप्त होगी, सही जानकारियां प्राप्त होगी तो कानून का भी पालन अच्छे तरीके से होगा। इसके लिए न्यायपालिका कार्यक्रम चलाती है। कॉलेजों में भी न्यायाधीश और उनकी न्यायिक संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि छात्र इसे नीति निर्देशक तत्व के इस भाग से भी जोड़कर देखें
न केवल जोड़ कर देखें बल्कि इसमें सक्रिय सहभागिता हो। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ग्राम पंचायतें इस प्रकार संचालित हो कि वे स्थानीय शासन की स्वायत्त इकाई के रूप में काम कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूँ, गांधी भारत कहा करते थे कि भारत गांवों का देश है और भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। गांधी जो स्वदेशी शासन व्यवस्था की कल्पना करते थे वो पंचायती राज पर आधारित थी। तो जहां नगरीय शासन आधुनिकीकरण का प्रतीक है, अर्थात अंग्रेजों ने भारत में नगरीय शासन स्थापित किया, लेकिन पंचायती राज भारत की मौलिकता का प्रतीक है। इसको हम समझे। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 भी यही बात कहता है। भारत के पंचायती राज को सफलतापूर्वक संचालित करना, इसमें आप लोगों की सक्रियता और सहभागिता महत्वपूर्ण है। आगामी नीति निर्देशक तत्वों को हम अगले कालांश में लेंगे।